हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट्स, एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मतलब एक तो मेटल लिया, दूसरा नॉन मेटल लिया, जब दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। एग्जांपल लेते हैं बेटा, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सोडियम क्या है? एक मेटल है, ठीक है ना। सोडियम एटम क्या है? एक मेटल है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 11 है। एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का? 11 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो के सेल में, एल में और एम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? के में इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा इसमें 2, एल में आते हैं 8 और एम में आता है 1। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो सोडियम क्या करता है? अब हमें पता है ऑक्टेट रूल क्या कहता है। ऑक्टेट रूल क्या ये कहता है कि जब आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तब वो कंपाउंड क्या होता है, तब वो एलिमेंट क्या होता है? स्टेबल होता है, यानी वो स्टेबल फॉर्म में होता है, स्टेबल स्टेट में होता है। तो इसका मतलब अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट सेल है, ये क्या है? आउटरमोस्ट सेल है। आउटरमोस्ट सेल में से अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? लूज कर दे, तो क्या हो सकता है? ये स्टेबल हो सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो लूज करने की वजह से ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, यानी स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो मान लो इसने ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? लूज कर दिया। तो इसके पास कितने बचे? अब सोडियम के पास प्रोटॉन उतने ही होते हैं, 11 के 11 ही बचेंगे, लेकिन के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गए 10, प्रोटॉन हो गए 11। इसका मतलब सोडियम के ऊपर चार्ज क्या आ गया? एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो सोडियम प्लस आयन बना। क्या बना? आयन बना। जब किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, तब उसे क्या कहते हैं? आयन कहते हैं बेटा। और अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका मतलब उसको क्या बोला जाता है? कैटायन बोला जाता है। नेगेटिव चार्ज आया तो उसको क्या बोला जाता है? एनायन बोला जाता है। तो सोडियम प्लस आयन बनता है। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन मान लो, 17 एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का, और के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, एल में कितने? 8 और एम में कितने होते हैं बेटा? 7। यानी इसकी आउटरमोस्ट सेल में, ये एम क्या है? इसकी आउटरमोस्ट सेल है। आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटरमोस्ट सेल, ठीक है, आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से और से ले ले, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ले ले तो इसके कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और हमें पता है कि जिसकी वैलेंस सेल में, जिसकी आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो स्टेबल हो जाता है। तो ये क्या करता है? उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करेगा। अब जब भी क्लोरीन के पास क्या होगा? वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2, 8 और 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये गेन करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन किया, प्रोटॉन तो अभी भी 17 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 और 2 10 और 8 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन। इसका मतलब एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। इसका मतलब यहाँ क्या बन जाएगा? क्लोराइड आयन बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा? क्लोराइड आयन बन जाएगा, यानी एक एनायन जनरेट होगा बेटा। अब एक चीज गौर करने की है बेटा, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, ये दोनों क्या करते हैं? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन सोडियम छोड़ता है, Na, सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है, ये Na+ बनाता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ठीक है, यही वाला जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन ले लेता है। ठीक है, क्लोरीन क्या करता है? इसी इलेक्ट्रॉन को लेता है, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन करेगा। क्लोरीन क्या करेगा? प्लस में इलेक्ट्रॉन लेगा और Cl- बनाएगा। जैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 थी, यहाँ 28 हो गई, इसकी 287 थी और यहाँ 28 हो गई। दोनों ही केस में क्या हो गया? दोनों आपस में क्या हो गए? स्टेबल हो गए। अब ये क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा है ना, वही इलेक्ट्रॉन क्लोराइड आयन गेन कर लेता है बेटा। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो Na+, ठीक है ना, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि सोडियम, ठीक है ना, सोडियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है जो सोडियम देना चाहता है, और क्लोरीन के पास 2, 4, 6 और 7 है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। ठीक है ना,
मैं इलेक्ट्रॉन लोड स्ट्रक्चर बना के लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन लोड स्ट्रक्चर है 2 4 6 और एक 7 वैलेंस शेल यानी आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये क्या बन जाएगा भाई Na, ठीक है Na, और यहाँ 2 Cl, ठीक है NaCl। तो अब देखो आउटरमोस्ट सेल में, अब आउटरमोस्ट सेल का कोई फंक्शन ही नहीं रहा, ये यहाँ पर एक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज के, Na तो पॉजिटिव बना रहा है और Cl नेगेटिव बना रहा है, इसका मतलब दोनों अपोजिट चार्ज है, और हमें पता है अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, दोनों के दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, एक आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आयनिक कंपाउंड। इसमें ये कभी भी एक कंपाउंड की फॉर्म में नहीं होते, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक कंप्लीट मॉलिक्यूल नहीं होता, ये हमेशा एक फॉर्मूला ही रहता है, Na+Cl- आयनिक फॉर्मूला कह सकते हैं, आयनिक कंपाउंड कह सकते हो। तो यानी कि मेटल और नॉन मेटल जब भी रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। या तो हम लिखेंगे आयनिक कंपाउंड या फिर हम लिखेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्या लिखेंगे बेटा? आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड लिखेंगे बेटा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल दूसरा देख लेते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है। MgCl2 ये भी एक सॉल्ट होता है, आयनिक कंपाउंड है, ये कैसे बनता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ये देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 282 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, L में 8 है और M में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये स्टेबल कब होगा? जब इसमें 8 होंगे फाइनल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब ये लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब इसके आउटरमोस्ट में 8 बचेंगे, यानी कि ये स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही क्लोराइड आयन, हमें पता था क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्लोरीन का क्या था 287, यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब जाके ये स्टेबल होगा। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो Mg2+ बनेगा। देखो Mg2+ बनेगा, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े, तो इसका मतलब इसके ऊपर कितने, जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो 2+ बना। क्लोराइड आयन इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर 1 चार्ज आ गया, 1 Cl, लेकिन यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 1 नहीं लिया, तो इसको बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ फॉर्मूले में क्या लिखा है, Cl2 है, इसका मतलब 2 क्लोराइड आयन ले लेंगे तो दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और 2 ही क्लोराइड आयन बन जाएंगे। 2 क्लोरीन लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और दोनों क्लोराइड आयन। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन से लेगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन वही लेगा जो मैग्नीशियम ने छोड़े हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन से कंपाउंड क्या बनेगा बेटा? Mg2+ प्लस 2 Cl- से क्या बनेगा? MgCl2, जो कि एक क्या है, आयनिक कंपाउंड है या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, आयनिक कंपाउंड की क्या है प्रॉपर्टीज, क्या क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है बेटा? तो आयनिक कंपाउंड की सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा कि फिजिकल नेचर क्या है या फिजिकल स्टेट क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा? फिजिकल स्टेट। ज्यादातर जनरली क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं भाई। यानी कि आयनिक कंपाउंड जनरली किस स्टेट में होते हैं बेटा? सॉलिड स्टेट में मिलते हैं हमें, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा इनकी? इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, MPBP लिख रहा हूं, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है बेटा। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। क्यों होते हैं हाई? क्योंकि इनके बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, थोड़ी देर पहले बताया था वही होता है। उसी की वजह से क्या पड़ती है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है इनको मेल्ट करने के लिए, बॉईल करने के लिए, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? हाई होता है।
सोल्यूबिलिटी की बात करते हैं बेटा, तीसरा पॉइंट क्या है, सोल्यूबिलिटी क्या है, कैसी है इनकी सोल्यूबिलिटी पे बात करते हैं। तो ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं, क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल हैं, लेकिन पेट्रोल और केरोसिन में सोल्यूबिलिटी इनकी नहीं होती है। पेट्रोल और केरोसिन में क्या है, सोल्यूबल नहीं होते हैं, लेकिन ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो बेटा वाटर में सोल्यूबल होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अब इसमें लोचा है बेटा, क्या लोचा है कि अगर ये सॉलिड स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों की जाती है, किस वजह से की जाती है, फ्लो ऑफ आयन हो या चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन हो, यानी या तो आयंस का फ्लो होना चाहिए या चार्ज फ्लो करना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए। जब ऐसा होता है तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। हालांकि इनके पास आयंस हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि वो फ्री नहीं होते हैं, वो मूव नहीं कर पाते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में तो कंडक्ट करता नहीं है। तब कब करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बेटा, ये कंडक्ट करते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट में। किसमें, मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मोल्टन का मतलब होता है पिघली हुई स्टेट, यानी ना ही तो कंप्लीटली लिक्विड होते हैं ना ही कंप्लीटली सॉलिड होते हैं। तो मोल्टन स्टेट का मतलब क्या, पिघल गए, सॉलिड से थोड़ा नीचे आ गए, यानी अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो गया। इसका मतलब इनके आयंस मूव कर सकते हैं, और अगर आयन मूव कर सकते हैं इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर पास हो सकती है। सिंपल सी बात है बेटा। तो ये प्रॉपर्टीज थी आयनिक कंपाउंड्स की। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, कोरोजन है बेटा। क्या है, कोरोजन। कोरोजन का मतलब है डिप्लेशन, डिग्रेडेशन और या एरियल ऑक्सीडेशन से किसी भी एलिमेंट का, किसी भी पदार्थ का खराब होना बेटा, उसी को कोरोजन कह देते हैं। ठीक है, कोरोजन का मतलब क्या है, अगर उसको अगर लोकल लैंग्वेज में समझा जाए तो कोरोजन क्या है बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन का ही एक इफेक्ट होता है, यानी उसको हम कोरोजन बोल सकते हैं। यानी जंग लगना, जब लोहे को जंग लग जाता है, बाहर पड़ा रहता है, उस हवा में नमी होती है, पानी होता है ना, और ऑक्सीजन भी होती है, तो उसकी प्रेजेंस में क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। और उसके ऑक्सीडेशन से क्या हो जाता है कि वो खत्म होने लगता है धीरे धीरे और जंग बन जाता है बेटा। लोहा आयरन Fe2+ से Fe3+ में चला जाता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का खेल है, 11th क्लास में आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन कुछ सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं, जैसे सिल्वर के जो बर्तन होते हैं ना वो ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं। तुमने देखा होगा सिल्वर की बाल्टी जब उठाते हो हाथों में क्या है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस लग जाता है, जबकि होती तो वो सिल्वर कलर की। ब्लैक कलर कहाँ से आया, तो सिल्वर क्या हो जाता है, सिल्वर ऑक्सीडाइज हो जाता है बेटा, सल्फर के साथ रिएक्ट करता है। सिल्वर का कोरोजन होता है, जब वो एक्सपोज करते हैं उसको एयर में, तो एयर में जो सल्फर प्रेजेंट होती है, सिल्वर क्या करता है, सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है बेटा। AgS की बात करता हूँ मैं। सिल्वर सल्फाइड में फॉर्मूला सही या गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मैं सिर्फ तुम्हें लिख के बता रहा हूँ कि सिल्वर किसके साथ रिएक्ट करता है, सल्फर के साथ रिएक्ट करता है बेटा। ठीक है, सल्फर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बना देता है, सिल्वर सल्फाइड बना देता है बेटा। ठीक है, ऐसे ही कॉपर जो होता है वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड जिसके अंदर क्या हो, वाटर प्रेजेंट हो, मॉइस्ट CO2 के साथ कॉपर रिएक्ट करता है। कॉपर जब सॉलिड फॉर्म में होता है वो इसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है बेटा, ये डिप्लेट होता है, या इसका क्या बोलता है, स्लोली लूजेस इसका। वैसे ना कॉपर किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का। जब सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो कॉपर क्या होता है, ब्राउन कलर का। लेकिन जब ये रिएक्ट कर लेता है इसके साथ तो जो कंपाउंड बनता है वो किस कलर का मिलता है, ग्रीन कलर का। तो तुमने देखा होगा जो बैटरीज में कॉपर वायर लगी होती है उनके बाहर क्या है, ग्रीन ग्रीन कलर जमा हो जाता है थोड़े टाइम के बाद। वो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है बेटा, वो क्या होता है, कोरोजन प्रोडक्ट ही बोलते हैं उसको। ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाता है उसके ऊपर, वही क्या होता है उसका, वो क्या है प्रोसेस, वो तो कोरोजन ही है। ऐसे ही आयरन की नेल है, या आयरन का कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसको ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में छोड़ दिया जाए तो उसका जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, डिप्लेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, आयरन आर्टिकल का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बेटा। और उसके ऊपर क्या हो जाएगी, ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, भुरभुरा हो जाएगा, लोहा गल जाएगा ना, है ना।
सिंपल सी बात है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोरोजन। ठीक है, जंग लगने की प्रोसेस है कोरोजन, सिंपल सी बात है। यानी ऑक्सीजन, एयर, मॉइस्चर, इनकी प्रेजेंस में क्या हो जाता है, मेटल अपनी नेचुरल प्रॉपर्टी को खो देता है बेटा, वो कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है ऑक्सीडेशन के थ्रू, बाय मींस ऑफ ऑक्सीडेशन। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा, कोरोजन बोला जाता है। ठीक है, अब कोरोजन से बचने के तरीके क्या क्या हैं बेटा, कोरोजन से कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहला तरीका तो बेटा पेंट कर सकते हैं। तुमने देखा होगा लोहे की खिड़कियां होती हैं या लोहे के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, जैसे तुमने कभी घर बनते हुए देखा होगा, तो लोहे की जो भी चीजें लगती हैं, जैसे गाटर लगती है लोहे की, तो उसको ब्लैक कलर से पेंट करते हैं पहले 2-3 बारी। ठीक है ना, वो क्यों किया जाता है? ताकि वो लंबे समय तक टिकी रहे। पेंट करने से क्या होगा, उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, और वो लेयर क्या करेगी, ऑक्सीजन को उस तक नहीं पहुंचने देगी, ना ही नमी को उस तक पहुंचने देगी। जब नमी और ऑक्सीजन दोनों ही उसके पास नहीं पहुंचेंगे तो ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, आयरन Fe2+ से Fe3+ में जाएगा ही नहीं, यानी उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वो कोरोड नहीं होगा, कोरोजन उसको जंग नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है बेटा, दूसरा तरीका क्या है कि हम एनोडाइजिंग कर सकते हैं। एनोडाइजिंग प्रोसेस हमने देखी थी। एनोडाइजिंग प्रोसेस किस में देखी थी भाई, हमने सिल्वर के कलर में, सिल्वर में देखी थी कि जो सिल्वर आर्टिकल होते हैं उनमें क्या करते हैं, ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं। क्या है, ऑक्साइड लेयर बना देते हैं। ऑक्साइड लेयर बना देंगे तो वही फर्दर ऑक्सीडेशन को नहीं होने देगी। ऑक्सीडेशन जो फर्दर होगा ना, उसको वही क्या कर देगी, ऑक्साइड लेयर ही प्रिवेंट कर देगी बेटा। तो एनोडाइजिंग भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिससे हम कोरोजन को रोक सकते हैं। और क्या तरीके हो सकते हैं बेटा, और एलॉय बनाए जा सकते हैं। एलॉय क्या होते हैं बेटा, मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 मेटल्स और नॉन मेटल्स, उनको एलॉय बोलते हैं बेटा। उनको क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। ठीक है, एलॉय में क्या होता है कि एक मेटल को दूसरे मेटल के अंदर मिक्स कर दिया जाता है उनके कुछ प्रोपोर्शन में या रेशियो में, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो एनहेंस हो जाती है और उसको कोरोजन से बचाया जा सकता है। ठीक है ना, स्टील भी क्या है, एक एलॉय है। ठीक है ना, स्टील क्या है, एलॉय है एक। स्टील कोई मेटल थोड़ी है, स्टील तो क्या है कि एलॉय है बेटा। ठीक है ना, ब्रास क्या है, ये भी एक एलॉय है। ब्रास और स्टील दोनों ही क्या है, एलॉय है। इनका यूज किस लिए होता है, स्टील के बर्तन में जंग नहीं लगता ना, तो वो इसीलिए होता है बेटा, क्योंकि वो क्या होता है, एलॉय होता है। ठीक है ना, तो एलॉइंग से भी क्या किया जा सकता है, इसको बचाया जा सकता है। किससे, जंग लगने से, कोरोजन से बचाया जा सकता है बेटा। ठीक है, ये थे कुछ मेथड्स थे, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, सारे डिस्कस नहीं करें, सिर्फ 2-3 जो मेन मेथड है बस वही डिस्कस करें, क्योंकि इस चैप्टर में एनोडाइजिंग पहले पढ़ चुके हो। पेंट सबको ही पता है, पेंट कर सकते हैं, और एलॉय सिंपल सा मेथड है बेटा। इसके अलावा बेटा एक मेथड और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन से क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं गैल्वेनाइजेशन से, कि हम एक कोटिंग करते हैं, जिंक की कोटिंग देते हैं बेटा। क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग देते हैं। स्टील और आयरन जो होते हैं ना, स्टील और आयरन, स्टील एंड आयरन, स्टील एंड आयरन पर किसकी कोटिंग दी जाती है, जिंक की कोटिंग दी जाती है। जिंक की कोटिंग चढ़ाते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इससे भी क्या है, स्टील और आयरन पे क्या नहीं लगता, जंग नहीं लगता बेटा। क्यों, देखो जिंक और आयरन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक और आयरन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो सिंपल सी बात है भाई, दोनों में से जो ज्यादा रिएक्टिव है वही पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। मतलब जिंक पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, यानी पहले जिंक खत्म होगा, आयरन की बारी बाद में आएगी। अगर आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता तो आयरन डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ पहले कौन रिएक्ट करता, आयरन रिएक्ट करता ना, रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी है। तो सिंपल सी बात है, उसी का यूज करते हुए हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हुए क्या करते हैं, इसकी जिंक की कोटिंग करते हैं बेटा। ठीक है, हमारे दिल्ली में जो आयरन पिलर है, आयरन पिलर जो बना हुआ लौह स्तंभ, ठीक है बेटा, कम से कम 1600 साल पहले बना था और अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है। 6 टन वजनी है, 6 टन, 6 टन यानी 6000 किलो, 6000 केजी का है और आज तक उसमें जंग नहीं लगा। पता नहीं एंशिएंट
जो इंडियंस थे उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया था, या उनके पास ऐसा कौन सा लोहा था जिसको जंग नहीं लगा। आयरन पिलर लो स्तंभ जो बना है दिल्ली में है, ठीक है, कुतुब मीनार के पास ही है, आप कभी भी जाओ तो देख सकते हो, उस पर आज तक जंग नहीं लगा है। सिंपल सी बात है, उसमें कोरोजन नहीं हुआ है भाई, ठीक है। अब बस आपका एक टॉपिक बचता है बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, अर्थ क्रस्ट से कैसे निकाले जाते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में जो लो होते हैं या मिडिल में हैं या हायर है, ठीक है, अलग अलग मेटल्स हैं, उनको निकालने के तरीके अलग अलग हैं। बस वही एक टॉपिक बचा है, एक वीडियो और बची, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा।